हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एक सरल रेखा में गति, दैट इज़ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 13 यानी 13वां व्याख्यान। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे समाकलन। क्या पढ़ा था? समाकलन। और वो समाकलन का उतना हिस्सा हमने पढ़ा था जितना फिजिक्स के लिए पर्याप्त है। वैसे समाकलन एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है, बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों, लेकिन हमने उतना पोर्शन पढ़ा समाकलन का जिससे हम फिजिक्स में जो सरल रेखा में गति से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम कर सकें। तो पिछले लेक्चर में हमने बच्चों समाकलन करना सिखा दिया था, लेकिन जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है या जिन्होंने देखा भी है तो उनको हम 5 मिनट में थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं जिससे कि आज के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, जिससे समझ में आए। तो हमने पिछले लेक्चर में एक बात कही थी कि हम समाकलन क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों, उसका जवाब भी आज के इस लेक्चर में आपको मिल जाएगा बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो बच्चों समाकलन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने बताया था बच्चों जो इंटीग्रेशन है वो 2 प्रकार का होता है, एक अनिश्चित, जल्दी से रिवीजन करते हैं, और दूसरा होता है निश्चित समाकलन। ठीक है ना बच्चों? जल्दी से रिवीजन करते हैं। अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन, ये 2 टाइप का समाकलन होगा। अनिश्चित यानी इनडेफिनिट, सॉरी बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हुई। तो अनिश्चित समाकलन इनडेफिनिट, इंटीग्रेशन, और निश्चित डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब हमने बताया था कि बच्चों जो समाकलन है वो अवकलन की विपरीत प्रोसेस है। ठीक है ना? हमने बताया था कि अगर कोई फंक्शन है f(x) जैसे, इसका सॉरी चलो ऐसे ही लिख देते हैं। मान लो इसका समाकलन हमें मिल रहा है f(x), किसी फंक्शन f का, यानी जो कि x का फंक्शन है उसका x के रेस्पेक्ट में समाकलन इतना मिल रहा है, इसको हम समाकल कहते हैं बच्चों f(x). तो ये तब है जब इसका अवकलन इतना है। ये बात बताई थी। ये ऐसा कब है? जब d/dx ऑफ f(x) हो। वैसे हमने वहाँ डैश से बताया था, अब दूसरे तरीके से बताने लगे, कोई फर्क नहीं है। कि यदि f(x) का अवकलन कैपिटल F बनाया है, f(x) है, तो इसका समाकलन यही फंक्शन आ जाएगा। तो वही तो किया है कि f(x) dx बराबर इसका समाकलन f(x) आ गया। बात समझ गए? विपरीत प्रोसेस है। ठीक है ना? चलिए इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। तो जनरल फॉर्म में लिखें अगर इसको हम, इन जनरल फॉर्म, ये तो एक वैसा सूत्र हो गया। व्यापक रूप में क्या लिखेंगे? व्यापक रूप में जनरली इसको, वैसे सामान्यतः हम इतना ही लिख देते हैं, लेकिन असलियत में क्या होता है कि अगर f(x) dx का समाकलन f(x) आ रहा है तो इसमें हम एक कांस्टेंट c भी लगा देते हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ क्या होगा निश्चित समाकलन में? निश्चित समाकलन में क्या होगा कि ये जो कांस्टेंट हमने लगाया है, इसीलिए ये अनिश्चित है कि इसके कई आंसर हो सकते हैं कि c का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3। तो अलग अलग c के मान रखने से इसके समाकलन अलग अलग आएंगे, यानी अनिश्चित हैं, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। ये फंक्शन अद्वितीय नहीं है। लेकिन निश्चित समाकलन में क्या करेंगे कि अगर f(x) है dx तो यहाँ लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो इसका समाकलन वैसे ही होगा जैसे यहाँ पर होगा। इसका समाकलन आ गया f(x). तो हमने क्या किया? लिमिट लगा दी a b, लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट ऊपर। अब जो वेरिएबल है उसमें
बी रख देंगे माइनस लोअर लिमिट रख देंगे, तो एफ बी माइनस एफ ए आ गया बच्चों, ठीक है ना। ये निश्चित हुआ, इसमें सी का कोई टर्म ही नहीं आएगा, एक ही आंसर आएगा, इसमें लिमिट हमने निश्चित कर दी, सीमा है, निम्नतम सीमा, उच्चतम सीमा, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। ये तो हमने बताया फॉर्मूला बेस्ड। अब फॉर एग्जांपल, और एक हमने व्यापक सूत्र बताया था, मतलब कहना चाहिए मूल सूत्र, इसी से पूरी फिजिक्स समझ जाएंगे। x की पावर n dx का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1, एक पावर बढ़ा दो और नीचे भी एक पावर बढ़ा दो, और साथ में प्लस सी भी कर सकते हैं। इसको ज़रूरत पड़े तो लगाओ, ज़रूरत नहीं है तो मत लगाओ, ठीक है। ये बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर हमें 5 का इंटीग्रेशन करना है, तो एक पावर ऐड कर दीजिए तो x की पावर 6 हो गया, जितनी पावर ऊपर आई है उतनी ही पावर नीचे कर दीजिए, ये हो गया। इतना ही छोड़ सकते हैं आंसर को, या आवश्यकता है तो प्लस सी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये बात समझ में आ रही होगी। अब ये निश्चित समाकलन का एक एग्जाम्पल दे देते हैं। निश्चित समाकलन का एक एग्जाम्पल बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, और ढंग से समझना है तो पिछला लेक्चर देखें बच्चों, लेक्चर नंबर 12। जैसे हमने एक यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर ले लेते हैं और लिमिट हमने रख दी 1 to 2 dx। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हुआ बच्चों, एक्स की पावर 3/3 और लिमिट लगा दी, नीचे की लिमिट नीचे, ऊपर की लिमिट ऊपर। अब हम क्या करते हैं कि x जो वेरिएबल है उसके स्थान पर ऊपर वाली लिमिट रख के माइनस नीचे वाली लिमिट कर देते हैं, तो बराबर x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब बटे 3 माइनस x की जगह 1 रखेंगे 1 का क्यूब बटे 3 बराबर आ गया 8/3 माइनस 1/3 बराबर आंसर आ गया 7/3। तो ये चीज़ें हैं सीखने की बच्चों, ठीक है ना। तो इस समाकलन को पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ, अब उम्मीद है कि ये आपको रिवाइज हो गया होगा। अब आगे फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो इंटीग्रेशन पर बेस्ड हैं बच्चों। ये बात समझ में आ गई थी कि यदि किसी फंक्शन f(x) का अवकलन f(x) है तो इसका समाकलन इतना हो जाएगा। तो वही तो किया है, f(x) का हमने समाकलन किया तो लौट के वही आ गया जिसका हमने अवकलन किया था। इसीलिए हमने कहा था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स हैं बच्चों, ठीक है। वो क्यों हैं वो करके भी मैंने दिखा दिया था, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पिछला वीडियो देख लेना। ओके, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट दीजिए, फिर आगे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों, एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है कि एक सरल रेखा में गतिमान किसी कण का त्वरण a बराबर दे रखा है 2t+1 जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, और यदि कण विराम से गति प्रारंभ करता है तो 5 सेकंड बाद कण का वेग तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है बच्चों। लेकिन इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जैसे पीछे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड थे, उसमें क्या था, किसी कण द्वारा तय की गई दूरी दी है कि s बराबर x³ प्लस 3x², इस टाइप से फंक्शन थे, -2x + 1 ऐसे मान लो। तो हम क्या निकालना था कि वेग निकालो, तो हम क्या कर देते थे कि वेग बराबर क्या होता था, ds/dt होता था ना बच्चों, वेग बराबर ds/dt। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर दूरी दी है तो वेग निकल आएगा, यानी विस्थापन दिया है तो वेग पता चल जाएगा, उसका अवकलन कर दो, ds/dt निकाल लो। लेकिन बच्चों अगर वेग दिया हो और त्वरण निकालना हो इसी का, तो इस v का फिर t के सापेक्ष अवकलन कर दो। अब उल्टा अगर त्वरण दिया है यानी a दिया है तो हम यहाँ पर अवकलन कर लेते थे। अब a दिया है, जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें कि 2t+1, तो अब उल्टा पूछा है, वेग पूछा है और दूरी पूछी है, ठीक है ना। तो उल्टा हो गया, और डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। इसलिए बच्चों ये प्रॉब्लम किससे सॉल्व होगी, इंटीग्रेशन से, समाकलन से। बात समझ गए ना। अगर विस्थापन का व्यंजक दिया है तो वेग और त्वरण निकालने हैं तो अवकलन। अगर ये या ये दिए हैं, मान लो a दिया है, v और s पूछा है तो समाकलन, क्योंकि अब उल्टा चलने लगे ना, तो यहाँ भी इसीलिए इस प्रॉब्लम को किससे सॉल्व करेंगे बच्चों, समाकलन से। तो उम्मीद है कि जो मैं कहना चाह रहा था बात वो आप लोगों की समझ में आ गई होगी।
तो चलो स्टार्ट करें बच्चों इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले उस डाटा को लिखते हैं जो दिया है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया है, त्वरण दिया है। सॉल्यूशन, इसको हल करते हैं। त्वरण दे रखा है बच्चों 2t+1। बात समझना कैसे करेंगे। और त्वरण कितना होता है आपको पता है, dv/dt बराबर 2t+1 हो गया। dt को उधर ले आइए क्योंकि t का फंक्शन यहाँ पर है। तो dv बराबर कितना आ गया बच्चों, 2t+1 dt। बड़ा इंटरेस्ट आएगा बच्चों। बच्चे घबराते हैं ऐसी प्रॉब्लम से, लेकिन घबराइए नहीं। बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से, बहुत धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इतना काम करेंगे। अब कर देंगे समाकलन। समाकलन करने पर तसल्ली से सीखें, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बच्चों एग्जाम में। तो समाकलन कर दो। dv बराबर समाकलन 2t+1 dt। तो dv का इंटीग्रेशन v हो गया, 2t का अभी बता रहे हैं बच्चों, dv का v हो गया 2t। तो 2 साथ में रहेगा, t का बच्चों अभी बताया था एक पावर बढ़ा दीजिए, अभी पावर 1 की है। तो t का जब समाकलन करेंगे तो एक पावर बढ़ाएंगे तो t² हो गया, फिर अपॉन भी 2 करना होगा, प्लस 1 का कितना होता है dt, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t हो गया। ठीक है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको क्लियरली और बता देता हूँ कि हो सकता है कि कुछ बच्चे डायरेक्ट न समझ पाएँ, तो पहले आसानी से ही बताते हैं। इतना ही आएगा बच्चों। ऐसे भी पहले इसको अलग अलग कर लें। 2t ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2t dt प्लस 1, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, dt यहाँ लिख भी सकते हो कि 1 dt। तो यहाँ देखें 2 t का कितना होगा, t dt है तो dt का टाइम के रेस्पेक्ट में t का एक पावर बढ़ाइए, t², जितनी पावर है उतनी नीचे लिखिए, प्लस dt का हो गया t, वही आया। ये है क्या बच्चों, जैसे हमने बताया था कि x dx का करना हो तो कितना आएगा, x²/2। ऐसे ही x की जगह t है, t dt का करना है तो t²/2। हमने बताया था कि dx x होता है, तो ऐसे ही dt कितना होगा, t होगा। वही काम तो किया है। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों, वेलोसिटी आ गई t² + t। एक काम भूल गए बच्चों, यहाँ पर एक कांस्टेंट भी तो लगाएंगे जब इंटीग्रेशन करते हैं। हमने बताया था एक कांस्टेंट लगा देंगे। तो अभी 2 बार इंटीग्रेशन करना है तो अभी कांस्टेंट में c1 ले लेता हूँ। तो व्यापक रूप में हमने इसको सॉल्व कर लिया, प्लस c1। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखें, कण विराम से गति प्रारंभ करता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि एट, अब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो एट t = 0 उस कंडीशन को लगाएंगे, जो भी कंडीशन यहाँ दे रखी है कि कण विराम से गति प्रारंभ करता है, यानी t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी है वो 0 है, यानी प्रारंभिक वेग 0 है। तो इन कंडीशंस को ऊपर रख दें समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, देखिए t की जगह 0 रखेंगे, ये 0, ये 0, v की जगह 0, 0 = 0 प्लस 0 प्लस c1, दैट इज c1 = आ गया 0। इसको फिर पुनः समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर क्या मिल गई इक्वेशन, v = t² + t। ये तो 0 हो गया, इसे डाल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब पूछा क्या था कि 5 सेकंड बाद कण का वेग निकालना है, अर्थात हमें t बराबर 5 रखना है। t बराबर, ये एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया वेलोसिटी का जो वेग को बता रहा है। जितने समय पर पूछा है उतना ही टाइम इस व्यंजक में रख देंगे। तो 5 सेकंड पर पूछा है तो 5 रखिए, दैट इज v निकालना है एट 5 सेकंड, तो t = 5 संकेत बना दिया है, यानी टाइम की जगह हम 5 रख रहे हैं। तो देखिए 5² + 5 दैट इज 25 + 5 बराबर 30
मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आ गई। उसका वेग हुआ 30 मीटर पर सेकंड और प्रारंभ किया था वो शून्य वेग से, विराम से चला था और 5 सेकंड बाद उसका वेग हो गया 30 मीटर पर सेकंड। इसके आगे पूछा है उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ स्पेस, चलिए यहाँ बना लेते हैं। पहले जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर इसको हटाएंगे। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ ही गया है। अब 5 सेकंड में तय की गई दूरी याद करनी है, तो अब लेके चलेंगे वेलोसिटी को। तो वेग जो दे रखा है वो है कितना है, टी स्क्वायर प्लस टी। तो वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, डी एस या डी एक्स अपॉन डी टी बराबर हो गया टी स्क्वायर प्लस टी। वही प्रक्रिया फिर करेंगे, डी एक्स बराबर डी टी को इधर पहुंचाएंगे, टी स्क्वायर प्लस टी डी टी। ठीक है, अब समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी डी टी। इसका आप डायरेक्ट करते हैं बच्चों। डी एक्स का हो गया एक्स, टी स्क्वायर का देखिए 2 की पावर 1 बढ़ाइए, टी की पावर 3/3 प्लस टी का कितना हुआ, 1 की पावर है, 1 में 1 ऐड करिए 2 हो गई, टी स्क्वायर जितनी पावर उतना नीचे, प्लस साथ में एक कांस्टेंट, अब लिख दिया कांस्टेंट C2। ठीक है ना, ये दूरी का एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब C2 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि जब कण विराम से चला था तो बच्चों होगा क्या कि t बराबर 0 पर जैसे ही समय स्टार्ट हुआ उसने कोई भी दूरी तय नहीं की होगी। तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू निकल आएगी समीकरण 3 में रखने पर। ये हटा दें, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो x की जगह 0 रखेंगे और t की जगह 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, केवल बचा C2 यानी C2 आ गया 0। इसको यहाँ रख देते हैं समीकरण 3 में। समीकरण 3 में रखने पर क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू टी क्यू अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2। ये दूरी का या कहने विस्थापन का एक जनरल व्यंजक आ गया। तो अब पूछा है कि 5 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की, तो t की जगह रख देंगे 5 सेकंड रखने पर क्या मिलेगा, x बराबर तय की गई दूरी, t की जगह 5 का क्यूब बटे 3 प्लस 5 का वर्ग बटे 2 बराबर 5 का क्यूब हो जाएगा 125 बटे 3 और 5 का वर्ग 25 बटे 2। ठीक है, एलसीएम लिया 6, ये हो गए 250 प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, ये हो गए 75 बराबर आ गया 325 हो गए, 250 और 75 325 बटे 6 मीटर। इतनी दूरी तय की। आप चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, डेसिमल में निकाल सकते हैं या इसी फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए। आंसर आ गया 325 बटे 6, यानी t बराबर 5 सेकंड में उस वस्तु ने इतने मीटर दूरी तय कर ली। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर त्वरण या वेग दिया है, दूरी पूछी है, त्वरण दिया है, वेग पूछा है, तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा अवकलन के, यानी समाकलन से ही हमें इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। और अगर दूरी दी होती, वेग पूछा होता, त्वरण पूछा होता, तो हमें अवकलन की सहायता से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
एक कण विराम से गति प्रारंभ करता है। इससे क्या पता चल रहा है बच्चों? यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो डाटा है इस क्वेश्चन में वो लिखते चलते हैं कि एक कण विराम से गति प्रारंभ करता है, यानी t बराबर 0 पर u जो वेग है, या कहना चाहिए जो वेग है v वो शून्य है। इस बात से ये पता लगा, परंतु उसका त्वरण समय के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात त्वरण जो है a वो प्रोपोर्शनल है t के। तो बच्चों आप जानते हैं कि समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगा देते हैं। मान लीजिए हमने नियतांक लगा दिया a बराबर कोई अनुक्रमानुपाती नियतांक, जैसे मैंने लगा दिया मान लो k, ठीक है। तो a बराबर कितना हो गया? kt। एक कांस्टेंट c भी लगा सकते हो, k भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा लो। तो ज्ञात कीजिए कि, आगे कह रहा है ज्ञात कीजिए कि गति के n सेकंड पश्चात उसका वेग त्वरण का कितने गुना हो जाएगा। यानी उसका वेग त्वरण का कितने गुना हो जाएगा। बच्चों यही तो पूछा है ना, बात समझ रहे हैं? यहाँ तक शायद आपको न दिख रहा हो, मैं बताता हूँ कि हम क्या करें कि n सेकंड बाद वेग निकाल लें और n सेकंड बाद त्वरण निकाल लें, फिर उनका अनुपात निकाल लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि कितने गुना हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम वेग निकालना चाह रहे हैं, त्वरण तो इतना है, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमें पता है बच्चों त्वरण होता कितना है, dv/dt बराबर कितना, kt। क्लियर? dt को उधर पहुंचा देते हैं तो dv बराबर आ गया kt। अब समाकलन करने पर, dt तो रह गया, समाकलन यहाँ लिख देंगे जहाँ के जो है अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो dv बराबर kt dt हो गया। समाकलन करने पर क्या मिलेगा बच्चों? साइन ऑफ इंटीग्रेशन dv बराबर k कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं बच्चों, t dt। ये हो गया। तो dv का समाकलन कितना होगा, v, और k कांस्टेंट है, संग में लगा रहेगा। t का कितना होगा, एक घात बढ़ा दीजिए तो t² अपॉन उतना ही लिख दीजिए, प्लस एक कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c क्या है, समाकलन नियतांक। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड, जहाँ c समाकलन ओहो बच्चों थोड़ा नीचे लिखते हैं, इसमें मिला जा रहा है। जहाँ c समाकलन नियतांक है, यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों। अब c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो हमें पता है कि t बराबर 0 पर v 0 है, तो ये रख दें। रखने पर किसमें, समीकरण 2 में, आप लिख लेना इसको, यहाँ रख रहे हैं। तो v की जगह 0 लिखिए और t की जगह 0 लिखिए, तो ये 0 प्लस c, तो c बराबर आ गया 0। अतः फिर समीकरण 2 में c का मान रख देते हैं। अतः समीकरण 2 से क्या मिला, v बराबर kt²/2, v बराबर kt²/2। लेकिन अब कह रहा है कि n सेकंड बाद उसका वेग त्वरण का कितने गुना हो जाएगा। ये आ गया वेग। तो देखें n सेकंड बाद
कण का वेग vn बराबर n बता रहा है कि n सेकंड बाद, संकेत में n लिख दिया तो कितना हो जाएगा, यानी n सेकंड बाद पूछा है यानी t बराबर n रख दें तो k, भाई t सेकंड बाद इतना है, n सेकंड बाद पूछा है तो t के स्थान पर n लिखोगे तो kn स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, ये आ गया वेग। और n सेकंड बाद कण का त्वरण an बराबर कितना हो जाएगा, देखो t समय पर त्वरण कितना है kt, तो n सेकंड बाद कितना हो जाएगा kn। अब इनमें भाग कर दें, ये समीकरण नंबर 4 और ये समीकरण नंबर 5 भाग कर दें तो vn वेग कितने गुना हो जाएगा पूछा है ना, तो वेग ऊपर रखते हैं तो vn बटे an बराबर kn स्क्वायर बटे 2 और नीचे kn, n से एक पावर गई और k से k गया, कितना आ गया n बटे 2, अर्थात वेग जो है n बटे 2 गुना हो जाएगा किसका, त्वरण का। यही तो आया बच्चों कि n सेकंड बाद जो कण का वेग है वो त्वरण का n बटे 2 गुना हो जाएगा। तो इस बात को यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख दें बच्चों, अतः n सेकंड बाद कण का वेग, आपको दिख नहीं रहा होगा ऐसे लिखता हूँ मैं, कण का वेग त्वरण का n बटे 2 गुना हो जाएगा। ये आंसर हो गया बच्चों। तो है ना बच्चों कितना कमाल का इंटीग्रेशन, कितने अच्छे सवाल हो जाते हैं। और तब आप सोचते थे कि बड़ा कठिन सवाल है, देखो कितना आसानी से इंटीग्रेशन से सॉल्व हो गया। तो बच्चों आज हमने सीखा कि इंटीग्रेशन से हम जो सरल रेखा में गति के न्यूमेरिकल्स हैं वो किस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। तो ठीक है ना बच्चों, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और कल अब हम सीखेंगे, क्योंकि समाकलन सीख चुके हैं तो अब हम समाकलन विधि से बच्चों कल निकालेंगे गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशंस, जो कि हम पीछे ग्राफ विधि से समझा चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, समाकलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन। ओके, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।